हाँ, थैंक यू बेटा। चलो, सो यहाँ पे अगर मैं आपके पास इवेंट की बात करूँ तो इवेंट में एक चीज समझना, इवेंट वाले केस में क्या हो जाएगा अपने पास कि सपोज जो हमने डाई थ्रो वाला केस देखा या फिर हमने देखा कॉइन टॉस वाला केस, लेट अस से डाई थ्रो वाली बात करता हूँ। एक डाई को थ्रो करते हैं तो वी ऑल नो कि सैंपल स्पेस में वी विल हैव 6 आउटकम्स, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि चांसेस ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर, तो अब ये इवेंट बन गया। क्यों? बिकॉज उन आउटकम्स में से कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स की हम बात कर रहे हैं विच विल बी 2 4 6 इन दिस केस बेसिकली। तो इवेंट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, वो आपका इवेंट बनेगा। ठीक है, सो इवेंट के बारे में थोड़ा सा केयरफुली समझना, इवेंट अपने पास इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ अब अपने पास एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसका मुझे आइडिया देना आप लोग। ट्राई दिस वन, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ट्राई दिस वन कि यहाँ पे अपने को क्या बोला है। देखो, इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस राइट डाउन टू पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, इवेंट वन बोला है सम ऑफ द नंबर अपीयर ऑन बोथ द डाइस इज 7। ठीक है, मुझे बताओ इवन का मतलब क्या हो जाएगा, इवन में कौन कौन से इवेंट आएंगे। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा फर्स्ट सा इवेंट बेसिक से जाते हैं। हाँ, सबसे पहले बेसिक पे जाते हैं। जब दो डाई को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 36। 36, यस, वेरी गुड, 6 into 6। नाउ अब जो E1 बोला है दैट इज उस सैंपल स्पेस का एक पार्ट पूछा गया है अपने से। तो ये बोला है E1 इज सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस इज 7। ऐसे कितने केस बनेंगे? तो स्टार्ट करते हैं, मुझे बताओ फर्स्ट। 5 3 4। यस, वेरी गुड। अब थोड़ा सा बेटा यहाँ पे केयरफुल रहना, अगर 1 6 है तो इट इज ऑब्वियस कि 6 1 भी बनेगा बिकॉज दो 6 डाइस 1 भी है। होगा। हाँ, और उसका उल्टा भी होता है, बराबर सर। हाँ, सो यहाँ पे 2 5, नेक्स्ट इज 5 2, नेक्स्ट आपके पास 3 7, सॉरी 3 7 नहीं 3 4, नेक्स्ट इज 3 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 4 3। क्या इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है इवन के लिए? बबलू, सारे केस काउंट हो गए? हाँ, 7 कॉम्बिनेशन के जितने भी केस थे वो काउंट हो गए। अगर आप नंबर ऑफ केसेस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा देयर आर 6 बेसिकली इवेंट्स और यू कैन से 6 पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस जो अपने इवन के पार्ट बने। नाउ इसी तरीके से मुझे बताओ E2 का आपके पास इवेंट क्या होगा? The sum of number appearing on both the dice is divisible by 3. Now ये थोड़ा ट्रिकी है। Sum of 1 number 2 2 appearing, 1। okay, ठीक है, वेरी गुड। एक तो आपने 3 बना दिया सम बेसिकली which is 1 2 6 3 1। 3 6। जस्ट अ सेकंड, स्टेप बाय स्टेप जाते 6 हैं। हाँ, पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। उसने बोला था कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो एक केस तो आपने क्या बोला कि चलो 3 ही बन जाए। 3 बनने का चांस मतलब क्या हुआ? 1 2 एंड 2 1, यही दो केस थे। अब 3 के बाद नेक्स्ट 3 का मल्टीपल बनेगा 6। तो अब ऑब्जर्व करो 3 कि सम 6 कब होगा, बताओ। 3 3 पे 3 3, उसके अलावा 4 2 5 1 2 4 4 2। यस, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने करेक्ट बोल 5 दिया। 1 5। 4 1 2 5 5 1, नेक्स्ट इज 4 2 एंड 2 4, 4 2 एंड 2 4। इसके अलावा कभी 6 हो सकता है सम? नहीं। नहीं। चलो, वेरी गुड, परफेक्ट। नाउ 6 के बाद नेक्स्ट 3 का मल्टीपल 9 बनेगा। अब बताओ सम 9 कब होगा? 6 3 3 6 6 3 6 3 3 6। वेरी गुड, 6 3 एंड 3 6। बेटा 5 और 4 भी 4 केसेस? हाँ बिल्कुल, परफेक्ट, 5 4 एंड 4 5। क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबल है? नहीं सर। नेक्स्ट इज 3 का नेक्स्ट मल्टीपल विच इज 12। 12 बन सकता है? तो हाँ नहीं बिल्कुल। आएगा। नहीं 6 अरे 6 12 एक क्यों आएगा नहीं 6 आएगा? 6। हाँ, बन एक आ सकता है जाएगा, 6 दैट इज 6 6। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ यू कैन से इवेंट्स में जो एलिमेंट्स हुए वो हो गए 2 4 6 8 10 12, टोटल 12 इवेंट, 12 आपके पास यू कैन से आउटकम्स हो गए या 12 पॉसिबिलिटीज हो गई। सो इवेंट को डिसाइड कैसे किया या इवेंट को डिफाइन कैसे किया वो समझा? हाँ सर। यस सर। इवेंट को हम लोगों ने सैंपल स्पेस का सबसेट क्यों बोला वो समझा आपको बेसिकली? हाँ सर। यस। ठीक है, चलो, वेरी गुड। नाउ अब अपने पास इवेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है बिकॉज इसके क्वेश्चन के थ्रू बेटर वे में समझेंगे। जो इवेंट है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट।
नाउ इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि सिंपल इवेंट का मतलब हो गया जिसके अंदर एक यूनिक या सिंगल इवेंट वर्क करेगा, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस करना या फिर दो डाई को थ्रो करना, तो इट्स अ सिंगल इवेंट, इसलिए इसको हम डायरेक्ट सिंपल इवेंट बोलते हैं जहां पे डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर नहीं होता। बट सपोज करो जो हमने एक क्वेश्चन लिया था बीच में कि वहां पे हमने दो कॉइन्स को या कॉइन को दो बार टॉस किया एंड देन फिर हमने डाई थ्रो किया जहां पे वी हैव मल्टीपल इवेंट्स। तो कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या हो जाता है, जहां पे आपके पास मल्टीपल इवेंट्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला कि पहले हमने कॉइन को टॉस किया, फिर हमने कॉइन को वापस से टॉस किया, फिर जो कॉइन का आउटकम आया उसके बेसिस पे हमने डाई थ्रो किया। तो बेसिकली कॉइन का एक डिफरेंस आपके पास केस था, डाई का अलग डिफरेंट केस था, दोनों आपस में कनेक्टेड थे, तो उस इवेंट को हमने क्या बोल दिया, उस इवेंट को हमने कंपाउंड इवेंट बोला बेसिकली, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इवेंट के और पार्ट्स को समझते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा इवेंट इससे पहले भी डिस्कस किया था कि कभी मैथमेटिक्स में अगर ऐसा आएगा कि अलजेब्रा ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है कि उस टॉपिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे वर्क करता है। तो इवेंट के केस में ये सब चीजें कैसे होती हैं इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसके बारे में सुना है कुछ, या फिर इसी को आपने शायद ये भी सुना होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट। हाँ सर, उससे एकदम अपोजिट वाला पार्ट ना, मतलब Yes, जो very हो good. रहे हैं नहीं होने चाहिए। हाँ वेरी गुड। जैसे आपने सेट में यूज किया होगा, याद है, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, हाँ हाँ, दैट इज द सेम कॉम्प्लीमेंट थिंग। से। यस यस एग्जैक्टली सेम थिंग, कि जो इवेंट बोला है उस इवेंट के अलावा जो पार्ट, सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि लेट्स से ए एक इवेंट है, ठीक, ए डिनोट करता है इवेंट ए को, तो अगर मैं ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो इसका मतलब हो जाएगा एस माइनस ए। अंडरस्टूड, एस माइनस ए क्यों? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, सैंपल स्पेस माइनस ए, वो सभी चीजें जो सैंपल स्पेस में तो है पर ए में नहीं है, उन सबको मैं क्या बोल दूंगा, उन सभी को मैं बोलूंगा ए कॉम्प्लीमेंट या फिर अपने पास ए डैश बेसिकली, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो सेट में था वही सेम चीज यहाँ भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप सेट में दिखाते भी थे कि हम सेट में वेन डायग्राम यूज करते थे और उस वेन डायग्राम के अंदर यहाँ पे सपोज आपका सेट है विच इज ए, ये ए सेट है, तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट इस सेट के बाहर लाई करने वाला रीजन, वो पूरा रीजन जो इसके बाहर लाई करता है जिसका इस पूरे पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो आई सपोज कॉम्प्लीमेंट सबको क्लियर है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, इवेंट ए और बी, ए और बी सेट से कनेक्ट कर सकते हो। ए और बी का मतलब क्या होता था बेटा? सर दो पर्टिकुलर अलग दो सेट। अलग अलग इवेंट्स। Union. नहीं नहीं, यस यूनियन, परफेक्ट डेफिनेशन। इसका मतलब होता था ए यूनियन बी, मतलब इवेंट ए भी हो सकता है या फिर इवेंट बी कोई भी हो सकता है, अपने को मतलब है कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो होना चाहिए। दोनों साथ में होंगे तो भी चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे लिए कंडीशन ये है कि दोनों में से कम एक तो होना चाहिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं और। ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, या फिर दोनों में से कोई भी हुआ, दोनों साथ में हुए तो भी चलेगा बेसिकली, जिसको आप रिप्रेजेंट करते थे वन डायग्राम पे फ्रॉम यूनियन इस तरीके से। कुछ दो इवेंट होते थे ए एंड बी, तो वो पार्ट जो आइदर ए में या बी में किसी में तो लाई करता है उसको आप ए यूनियन बी बोलते थे बेसिकली, ठीक है। तो इवेंट के केस में वही होता है, आपको सिर्फ वर्ड पहचानना है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कहीं पे और लिखा हुआ है दैट इज इवेंट ए और इवेंट बी, तो उसका मतलब हो जाएगा यूनियन। जो फॉर्मूला वहां पे यूनियन का था सेम फॉर्मूला यहाँ भी है। इसी को रिलेट करते हुए थर्ड पार्ट को समझ सकते हो। थर्ड पार्ट में बोल रहा हूं मैं, इवेंट ए एंड बी। नाउ एंड का मतलब क्या होता था? Intersection. यस, एंड का सिंपल सा मतलब था इंटरसेक्शन, जहां पे इवेंट ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक ए हो जाए और बी ना हो, तो वैसा केस नहीं चलेगा। ए और बी अगर दोनों साइमल्टेनियसली होंगे तो उस केस को हम बोलते हैं एंड इवेंट, एंड इट्स वेरी मच अंडरस्टूड फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ कि ए एज वेल एज बी, उसको हम बोलेंगे ए एंड बी बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा और बताना मुझे, अब यहाँ से थोड़ा सा सेट को यूज कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। अगर मैं आपसे एक इवेंट बोलूं, इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या होगा? ए माइनस बी।
ए माइनस बी, वेरी गुड, परफेक्ट। ए बट नॉट बी का मतलब हो गया ए माइनस बी, मतलब इवेंट ए तो हो रहा है बट बी का कोई भी पार्ट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट इज ए बट नॉट बी। तो अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊंगा तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि सिर्फ ए वाला इवेंट, दैट इज दिस वन, ये ए है एंड ये बी है, तो वो पार्ट जो सिर्फ ए में लाई करता है दैट इज एक्सक्लूसिवली ए, उसको हम बोलते हैं ए बट नॉट बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मुझे बता दो, फिफ्थ इज इवेंट neither A nor B। यू माइनस ए यूनियन बी। ऑब्वियसली ए और बी दोनों के बाहर, मतलब इसको आप ऐसा भी, सॉरी वापस से बोलो। सर मतलब यूनियन सेट में से जो ए और बी है वही नहीं और सारे एलिमेंट हो सकते हैं। अच्छा, मतलब इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यूनियन को छोड़ के बाकी सब कुछ नीदर ए नॉर बी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, यस, वेरी गुड, करेक्ट है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी के बाहर जो भी लाई कर रहा है वो पूरा सेट बेसिकली। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे सेट या वो सभी एलिमेंट जो आपके पास ए यूनियन बी के बाहर हैं, वो आपका हो जाएगा नीदर ए नॉर बी, मतलब आपका एलिमेंट ए में या बी में किसी में भी लाई नहीं करना चाहिए, वो अपना हो जाएगा नाइदर ए नॉन बी। इसी को आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट केस को आप लिख सकते हो फोर्थ वाले को ए माइनस बी, वैसे इसको आप लिख सकते हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसी को आप लिख सकते हो एस माइनस ए यूनियन बी। अंडरस्टूड, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। हाँ सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब मैं आपको कुछ एक केस दे रहा हूँ, इस केस को सॉल्व करने का ट्राई करना। एक क्वेश्चन है बेसिकली, सो ट्राई सॉल्विंग दिस वन। बेसिक है तो इसलिए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, कुछ इसके लिए अलग से प्रिपरेशन या कुछ पढ़ाई नहीं करना था, आप डायरेक्टली इसको विद द हेल्प ऑफ सेट और विद द हेल्प ऑफ यू कैन से बेसिक नॉलेज ऑफ इवेंट सॉल्व कर सकते हो। ट्राई दिस वन एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन सेज consider the experiment of rolling a die. Let A be the event of getting a prime number, B be the event of getting a odd number, writes these sets representing the events। आपको बेसिकली इन सबको लिखना है और मुझे इसका आउटकम बताना है। चार आंसर है, जल्दी चारों को फाइंड करो, यू हैव 1 मिनट। चारों वैल्यूज को फाइंड आउट करो और मुझे बताओ कि चारों पार्ट के आंसर क्या होंगे।
चलो इसको स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लो। काफी लोगों ने आंसर दिए बट थोड़ा सा मुझे आंसर में कंफ्यूजन लग रहा है, सो मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। चेक कर लो एक बार। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। पहले मुझे ये बताओ कि ए इवेंट आपने क्या लिखा है सब लोगों ने? 2 3 5 1 2 3 ए शुड बी 2 3 5। बेटा 1 प्राइम नहीं होता है, इसको ध्यान रखो, मिस्टेक करते हैं बहुत लोग। प्राइम नंबर आपके पास 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 इज नॉट प्राइम, तो ए इज 2 3 5। नेक्स्ट इज बी, बी अपने पास गेटिंग ए ऑड नंबर, सो ये हो जाएगा 1 3 5। मुझे सिर्फ ये कंफर्म करो कि जो ए और बी आपने लिखे हैं क्या सबने सेम लिखा है? यस सर। सर हाँ, क्योंकि मिस्टेक होने का स्कोप ए और बी में, अगर मिस्टेक किया तो सब मिस्टेक हो जाएंगे। अब वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज ए और बी। ए और बी का मतलब हुआ कि इवेंट जो है वो ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है, तो इट शुड बी 1 2 3 और 5। ये होना चाहिए आपके पास बेसिकली ए और बी। ठीक है, इसमें कुछ डाउट किसी को? नो सर। सेकंड इज ए एंड बी, मतलब इंटरसेक्शन, दैट इज दोनों में कॉमन। अगर मैं ए एंड बी देखूं तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा आपके पास 3 और 5, तो इसको मैं लिखूंगा 3 5। नेक्स्ट इज ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। ए में होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए, तो ऐसा तो एक ही एलिमेंट है, दैट इज 2। यस, वेरी गुड, दैट इज 2, तो ए बट नॉट बी। एंड फोर्थ आ जाएगा आपके पास नॉट ए, मतलब ए में नहीं होना चाहिए। नॉट ए मतलब कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसको ध्यान रखो। नॉट ए, तो ए में नहीं होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा 1 4 6। ये होने चाहिए अपने पास आंसर्स। ठीक है, चेक कर लो सब लोग, ये आंसर लिखे आप लोगों ने? यस सर। चलो वेरी गुड। सो ये बेसिक सा अपने पास इवेंट रिलेटेड क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा थ्योरी में और आगे बढ़ते हैं। अपने पास 3 टर्म्स अभी हम पढ़ेंगे। ये टर्म शायद आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, एंड इन टर्म्स का इंपॉर्टेंस भी है बिकॉज इन टर्म्स पे क्वेश्चन काफी बार डायरेक्टली आ चुके हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो इसको बहुत जगह यूज कर चुके हैं, सो थोड़ा समझने का ट्राई करना। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं इनको बता रहा हूँ आपके पास वन बाय वन। फर्स्ट टर्म जो है इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स। मुझे बताओ नाम पढ़ के क्या लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इक्वली लाइकली इवेंट लग रहा है ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, देखो एक चीज का ध्यान रखो, जैसे हम किसी भी इवेंट की अगर बात करते हैं ना, अब आप इवेंट कुछ भी ले सकते हो, विच इज थ्रोइंग अ डाई और टॉसिंग अ कॉइन। सो जितने भी आउटकम है, हर एक आउटकम का चांस इक्वल होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी एक आउटकम का डोमिनेंस है और किसी एक आउटकम बेसिकली सफर कर रहा है। सो इसी चीज को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। किसी भी इवेंट के अंदर जितने भी आउटकम है, सभी के आने का चांस शुड ऑलवेज बी इक्वल। क्या ऐसा है कि आपने अगर डाई थ्रो किया तो 1 आने का चांस ज्यादा है और 2 आने का चांस कम है? क्या ऐसा हो सकता है इन अ नॉर्मल डाई? नहीं। सो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इसी केस के बेसिस पे सॉल्व करते हैं कि जो अपने इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। इवेंट का मतलब सैंपल स्पेस में आने वाले सभी आपके पास जो भी पार्ट्स हैं वो सब शुड बी इक्वली लाइकली, मतलब अपने पास जितने भी टर्म्स आएंगे वो सभी के आने का चांस बिल्कुल बराबर रहेगा। इसको अगर मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूं तो सिंपल सा, chances of occurrence of all the outcomes of sample space should be same. क्योंकि तभी हम इवेंट को जस्टिफाई कर पाएंगे, तभी उसके फॉर्मुलेज को, उसके लॉजिक को यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हमको पता ही नहीं होगा कि कौन से इवेंट का चांस क्या है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा अपने को। नाउ ये टर्म तो फिर भी नॉर्मल था। अब जो सेकंड एंड थर्ड टर्म है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत केयरफुली समझना। सेकंड टर्म को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसी का एक नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट इवेंट्स, और इसी का एक नाम और भी होता है, इसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबल इवेंट्स। इनकम्पैटिबल इवेंट्स।
आई थिंक नाम देख के समझ गया होगा तो मतलब क्या है इसका, क्या मीनिंग होगा? सर इसमें ये मतलब कोई इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन नहीं हो। यस, वेरी गुड। कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा। तो तीनों नाम को समझना। पहला नाम लिखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप किसी चीज को एक्सक्लूसिव कब बोलते हो? हाउ डू यू से कि दिस इज एक्सक्लूसिव? सो जब वो यूनिक हो, रिलेशन ना हो दोनों सपोज कोई रेंज में लाई नहीं करता है और वो रेंज के अंदर से देते यस, जब आपके पास बेसिकली वो यूनिक हो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास दो इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यूनिक है, तो सिंपल सा उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसी को हम डिसजॉइंट बोलते थे, हमने डिसजॉइंट सेट भी पढ़ रखा है। डिसजॉइंट सेट का मतलब सिंपल सा था कि जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उसको हम डिसजॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन है, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट, जितने भी इवेंट है, अगर उनका इंटरसेक्शन बेसिकली 5 आ गया, तो ये कंडीशन किसका हो जाएगा? दिस कंडीशन शुड बी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है। होता क्या है ना क्वेश्चन में, कि आपको क्वेश्चन में मल्टीपल इवेंट्स देगा और मल्टीपल इवेंट्स में से किसी भी इवेंट का पेयर बना देगा, बोलेगा ए और बी फॉर्म्स अ पेयर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो आपको उसका मीनिंग और उसका डेफिनेशन दोनों पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक थर्ड कंडीशन भी है जो क्वेश्चंस में बहुत रेगुलरली यूज करते हैं, विच इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नाउ ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है वो समझ लो। लेट अस से आपके पास E1, E2, E3 एंड सो ऑन अप टू En, ऐसे टोटल n इवेंट्स हैं। ठीक है। ये n इवेंट्स हैं जो किसी एक सैंपल स्पेस से निकले हैं ऑब्वियसली। अगर इन सभी का यूनियन करने पे, दैट इज E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En, अगर इन सब का यूनियन करने पे सैंपल स्पेस बनता है, तो इसका मतलब होगा कि जो E1 से लेके En तक इवेंट्स हैं वो सब एक एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स बनाएंगे। मतलब सिंपल सा मीनिंग, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट अस से मैंने एक डाई को थ्रो किया। अगर एक डाई को थ्रो किया, मैंने बोला कि A इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, B इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि A एंड B फॉर्म्स अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स? ये सर। यस ठीक है। क्योंकि दोनों का जब मैं यूनियन लूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा, यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया, और जब भी यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस क्रिएट होता है तो उस केस को हम लोग क्या बोल देते हैं? उस केस को हम लोग बोल देते हैं बेसिकली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स को ध्यान रखना। फर्स्ट मैंने बताया आपको बेसिकली विच इज इक्वल लाइकली, जो हर क्वेश्चन के लिए जरूरी है। सेकेंड आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें हम बोलते हैं कि इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा, ये अपने पास 5 हो जाएगा। थर्ड मैंने आपको बताया एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब सिंपल सा हो गया कि जब सभी इवेंट्स का यूनियन लेने पे आपको सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इफ A and B are two events, if A and B are two events और दोनों आपके पास, या दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है, A इंटरसेक्शन B इज 5, बट A यूनियन B इज इक्वल टू S। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया कि मैंने एक डाई को थ्रो किया। डाई को थ्रो करने के बाद A इवेंट मैंने बनाया गेटिंग अ इवन नंबर, ये मेरा A इवेंट है, और B इवेंट मैंने बनाया गेटिंग अ ऑड नंबर। आपने मुझे बोला कि सर ये जो इवेंट का सेट है ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, करेक्ट है? हाँ सर। यस सर। क्या मैं इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोल सकता हूँ? यस सर। हाँ, सो एक ही सेट ऑफ इवेंट आपके पास दोनों कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। दिस क्वेश्चन या दिस पार्ट बिलोंग्स टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, इसलिए तीन पार्ट को पढ़ना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको वही तीन केस डिस्कस किए, तीन में जो सेकंड और थर्ड है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना इसका। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से इस पे कमेंट कर दो ओरली। नाउ दिस क्वेश्चन सेज, हाँ, आपको कमेंट करना है कि वो पेयर जो अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या एग्जॉस्टिव हैं, उन सब पे कमेंट करना है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। वी हैव सैंपल स्पेस अपने पास ऑलरेडी है। अब हमने कुछ इवेंट्स को डिफाइन किया, मुझे बता दो वन बाय वन। ए इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 3, ठीक है।
ए इवेंट का मतलब हो गया 1 2 3. व्हाट अबाउट बी? 3 4. 3 and 4. Number should be greater than 2 but less than 5. Okay. And next is C. 5 5 6 5 6 Number greater than 4 appears. मतलब यहाँ पे हो गया अपने पास 5 and 6. अब मुझे बताओ सोच के इनमें से कौन कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? B और C. Okay. ए सी बी सी। हाँ, AC पहले मैं और- म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख रहा हूँ तो यहाँ पे A और C, yes, A and C forms a pair of mutually exclusive event. Next अपने पास A और C के साथ साथ आपने बोला B और C, yes, B and C are also mutually exclusive. ठीक है, ये हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नाउ नेक्स्ट आते हैं एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स. एग्जॉस्टिव कौन कौन से हैं? A तीनों B मिला B के। यस, तीनों मिला के मैं यहाँ पे लिखूंगा A in B in B एंड C. ये तीनों मिला के आपके पास क्या बना देंगे? सेट ऑफ एन एग्जॉस्टिव इवेंट बेसिकली. ठीक है, ये सबको समझा मैंने कैसे डिफाइन किया? हाँ Yes, सर. sir. वेरी गुड. नाउ अब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देख रहे हैं, जल्दी से इन पे कमेंट करना ओरली. इसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी का यू कैन से जो मेन कंटेंट है उसको स्टार्ट करेंगे, उसके टाइप्स और उसके बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं. पहले ये क्वेश्चन जो है ये सैंपल स्पेस एंड आपके बेसिक क्राइटेरिया पे बेस्ड है. इनको जल्दी से मुझे ओरली ही कमेंट कर दो, इजी हो जाएगा क्योंकि इनमें मिस्टेक्स होती है. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन पे पहले कमेंट करो. Suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective and non-defective. अब आपको इसका सैंपल स्पेस लिखना है. क्वेश्चन क्या है ये समझा? हाँ सर. ओके, सो फर्स्ट केस में मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? अच्छा चलो, सैंपल स्पेस क्या होगा उस पर तो बाद में आते हैं. ये बताओ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? सर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके पास ये है. सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड. आपने 3 बल्ब्स को सेलेक्ट किया, एक लॉट ऑफ बल्ब था उसमें से 3 बल्ब्स को आपने सेलेक्ट किया, हर एक बल्ब को आपने टेस्ट किया. ठीक है, अब जब शॉप पे जाते हो बल्ब को परचेस करने तो आपने देखा होगा CFL या बल्ब जो आप लेते हो तो वो टेस्ट करके देते हैं आपको बेसिकली. तो आपने हर एक को टेस्ट किया और उसको आपने क्लासिफाई किया कि ये डिफेक्टिव है, टेस्ट करेक्ट रहा तो डिफेक्टिव, नहीं तो नॉन डिफेक्टिव. तो D और N के फॉर्म में आपको बताना है कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा. नाउ सैंपल स्पेस बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके सैंपल स्पेस में. हाँ बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. PNC का बेसिक लॉजिक लगेगा. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? क्योंकि अगर वो प्रॉपर रहा तो फिर उसके बेसिस पे हम लोग बाकी चीजों को या सैंपल स्पेस को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं. सर 8. 8. वेरी गुड बेटा, परफेक्ट. अब मुझे इस 8 का लॉजिक बताओगे? सर तीन बार मतलब तीन बल्ब है ना, तो पहले 2 में N रखा और थर्ड को N और D में 2 आएंगे फिर उसमें. ओके, ठीक है, फिर second- ऑलमोस्ट करेक्ट है. यस यस यस, परफेक्ट है. इसी को मैं थोड़ा सा अलग वे में समझाता हूँ बस खाली. लेट अस से बल्ब 1, बल्ब 2 एंड बल्ब 3. वी हैव 3 बल्ब्स. मुझे बताओ फर्स्ट बल्ब के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा. सेम विद सेकंड बल्ब, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव. सेम विद थर्ड बल्ब, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव. ठीक है, अगर मुझे तीनों को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करना है तो मैं बोलूं मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 2 into 2 into 2. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 केसेस. अब वो 8 केसेस क्या हैं उनको समझना. पहला केस मैंने लिया कि आपके पास एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं था, दैट इज तीनों N. ठीक है, अब नेक्स्ट केस में दे रहा हूँ कि एक डिफेक्टिव बल्ब है. अब वो एक डिफेक्टिव बल्ब कौन सा है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ NND, NDN और DNN. नेक्स्ट केस में लूंगा 2 डिफेक्टिव बल्ब. अगर 2 डिफेक्टिव बल्ब है तो इस तरीके से केस हो सकता है. नेक्स्ट अपने पास DND एंड नेक्स्ट अपने पास DDN एंड नेक्स्ट इज तीनों डिफेक्टिव बल्ब. मुझे बताओ कोई भी केस मिस हुआ क्या? No, sir. और केस मैंने कैसे लिखे वो आपको समझे? हाँ सर. Yes, sir. हाँ, कभी भी आपको एक सैंपल स्पेस क्रिएट करना हो ना तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करो. बिकॉज पता है क्या है, रैंडमली अगर लिख दोगे तो पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा केस हो गया कौन सा नहीं हुआ. आप अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो मैंने एक बहुत सिंपल सा ऑर्डर फॉलो किया है. फर्स्ट केस मैंने वो लिखा जहां पे एक भी डिफेक्टिव नहीं था, मतलब तीनों नॉन डिफेक्टिव.
फिर मैंने देखा कि अच्छा चलो एक डिफेक्टिव हो तो कितने केस होंगे, तो 3 केस होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्लेस के हिसाब से। फिर 2 डिफेक्टिव हो तो कितने केस, तो भी 3 केस, और तीनों डिफेक्टिव हो तो वापस से 1 केस। नंबर ऑफ केस आपको दिख जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझा? हाँ सर। चलो Yes, वेरी sir. गुड। नाउ सेकंड मुझे बताओ, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ द आउटकम इज अ हेड, a die is thrown. If a die shows up an even number, the die is thrown again. What is the sample space for the experiment? Again, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो। पहले मुझे ये सोच के बताओ कि सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। स्टार्ट। नहीं बेटा, बहुत ज्यादा होंगे। नहीं सर, एक मिनट, पहले तो कंडीशन का था। हम्म, 5. नो, ज्यादा होंगे। 25. 25 इतने ज्यादा शायद नहीं होंगे। सर 14। नो, थोड़ा सा और ज्यादा रहेगा। चलो, ये काउंट कैसे करना है पहले इसको समझ लो, बिकॉज क्वेश्चन प्रॉपरली समझोगे तो काउंटिंग मिस्टेक नहीं होगा। नो, इट्स नॉट 10। क्वेश्चन में क्या बोला पहले इसको देखना। अब यहाँ पे अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। अब कॉइन आपने टॉस किया तो इट इज वेरी मच सर्टेन कि 2 ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। उसने कंडीशन आपको एक्चुअली हेड पे दे रखी है, टेल आया तो क्वेश्चन या इवेंट वहीं पे खत्म भी हो जाएगा। टेल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ना उसने 22 है बोला, क्या? यस 22 इज द करेक्ट आंसर। सो उसने बोला कि कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल। अब आगे उसने कंडीशन दी है, इफ हेड कम्स, इफ द आउटकम इज अ हेड, अ डाई इज थ्रोन। तो हेड आने पे उसने यहाँ पे एक डाई थ्रो किया, ठीक है। अब डाई पे आपके पास देयर आर अगेन 2 पॉसिबिलिटीज। डाई पे इवन नंबर भी आ सकता है और डाई पे ऑड नंबर भी आ सकता है। ऑड नंबर आएगा, इवेंट खत्म हो गया, मुझे कोई इशू नहीं है। बट अगर इवन नंबर आया तो डाई को उसने वापस से थ्रो किया, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट साइकिल। आई रिपीट द क्वेश्चन, समझना। सबसे पहले कॉइन को टॉस किया। कॉइन को टॉस करने पे देयर वर 2 पॉसिबिलिटीज कि आपके पास हेड आएगा या टेल। अगर टेल आया तो इवेंट यहीं पर रुक चुका है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट स्टेप ऑफ द इवेंट। बट अगर हेड आया तो वापस से डाई थ्रो करेंगे। जब डाई थ्रो किया तो अगेन यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज। डाई पे आने वाला नंबर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर आपके पास नंबर ऑड हुआ तो इवेंट यहाँ पे रुक जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नंबर इवन हुआ तो वापस से डाई को थ्रो कर देना बस खाली। दिस वाज द इवेंट। अब ये समझो कि सैंपल स्पेस पे कमेंट कैसे करेंगे। अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, सो स्टार्ट में करूंगा टेल से, ठीक है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, इसको मैंने रोक दिया। अब हेड, हेड के बाद आपको पता है कि डाई के नंबर की बात होगी। अगर डाई पे ऑड आया तब तो कोई इशू नहीं है, इवेंट वहीं पे खत्म हो जाएगा। मतलब H1, H3 और H5। ये समझे मैंने क्या लिखा? हेड आया कॉइन पे, उसके बाद डाई थ्रो किया। डाई पे अगर ऑड नंबर आ गया तो इवेंट वहीं पे खत्म, इसमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने इसको थ्रो किया और इसके बाद आपको बेसिकली डाई पे इवन नंबर आया, दैट इज H2, तो अब वापस से डाई थ्रो करोगे। तो अब यहाँ पे समझना, इवन नंबर में 3 केस पॉसिबल है, 2, 4, 6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H21, फिर H22, फिर H23 एंड सो ऑन अप टू ये कहां तक चलेगा, H26 तक। सिमिलरली अब 4 भी आ सकता था सेकंड केस में इवन नंबर वाला, तो H41, नेक्स्ट इज H42, जस्ट H41, next is H42 and so on up to H46. Similarly 6 भी आ सकता था, तो H61, next is H62 up to H66। ये होंगे आपके टोटल इवेंट। आई रिपीट माई सेल्फ, वापिस से एक बार चेक कर लो। सबसे पहले कॉइन टॉस किया, हेड या टेल आने का चांस था, टेल आया तो इवेंट खत्म, तो टेल को पहले लिख दिया। हेड आया, अब हेड आने के बाद ये कंफर्म है कि डाई थ्रो करेंगे। डाई में भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है कि ऑड नंबर आएगा या इवन आएगा। अगर डाई पे ऑड आया तो इवेंट खत्म हो चुका है, तो मैंने वही देखा, सबसे पहले हेड और फिर डाई का ऑड नंबर, दैट इज H1, H3, H5। यहाँ पे इवेंट क्लोज हो चुका था। अब ये वाला इवेंट का पार्ट बाकी है, विच इज जब डाई पे इवन नंबर आया। तो डाई पे इवन नंबर 3 केस में आ सकता है, H2, H4, H6। अब उसने क्या बोला
जब डाई पे इवन नंबर आएगा तो वापस से एक बार डाई को थ्रो कर देना। वापस से डाई को थ्रो करने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास वापस से 1 से लेकर 6 तक के आउटकम आएंगे। तो H2 के साथ 1 से लेकर 6 तक आउटकम, H4 के साथ 1 से लेकर 6 तक आउटकम, H6 के साथ 1 से लेकर 6 तक आउटकम। टोटल आपके पास होंगे 22 पॉसिबल आउटकम इन द सैंपल स्पेस, 18 यहाँ पे प्लस 4। अब मुझे बताओ ये केस समझा सॉल्व कैसे किया? Yes, sir. ओके चलो, इसका जो थर्ड पार्ट है ये आप लोगों को ट्राई करना है। सॉल्व करो एंड लेट मी नो ऑल द आंसर्स। ऑब्वियसली थर्ड पार्ट को सॉल्व करने से पहले ए बी सी डी ई एफ इन सबको प्रॉपर्ली डिफाइन करना, बिकॉज अगर यहाँ मिस्टेक हुआ तो एक भी पार्ट का आंसर नहीं आएगा। थर्ड पार्ट सब लोग ट्राई करो एंड लेट मी नो द फाइनल आंसर।
ओके, चलो ऑलमोस्ट सबने कर लिया है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। हाँ, ए इवेंट अपने को क्या बोला गया था? सो ए इवेंट वाज अ नंबर लेस देन 7 एंड अ डाई इज थ्रोन। वेरी गुड, पूरा ही हो गया मतलब ये तो। ठीक है, ए इज नथिंग बट सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, बी इवेंट अ नंबर ग्रेटर देन 7। बी इवेंट में कितने एलिमेंट आएंगे? 5 सर फाइनल नथिंग। ठीक है, सी अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 एंड 6। ओके, नेक्स्ट अपने पास अ नंबर लेस देन 4 दैट इज डी। लेस देन 4 मतलब हो गया 1 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास इवेंट दैट इज एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसमें भी एक ही होगा, दैट इज ओनली 6 एंड एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3। इसका मतलब क्या हुआ? 4 5 6 3 4 5 greater than equal to 3 3 4 5 6। इसको ध्यान रखो, बेसिकली आपके पास कि उसने बोला है नंबर नॉट लेस देन 3। 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, बट 3 तो खुद आ सकता है ना बेटा। सो ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग था, जहाँ पे मिस्टेक होने का स्कोप था आपके पास, तो प्लीज बी केयरफुल। एफ केस जो रहेगा आपके पास, वहां पे आपका जो कंडीशन रहेगा दैट शुड बी 3 4 5 6। 3 आपको काउंट करना है बिकॉज नंबर जो है वो 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ ए से लेके एफ तक किसी में भी कुछ डाउट? नो सर ओके, चलो अब मुझे क्विकली आंसर बता दो, ओरली कर लेते हैं इसको डिस्कस। व्हाट विल बी ए यूनियन बी? sample ए space ये होगा सैंपल स्पेस दैट इज 1 से लेके 6, या इसको ए बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी? बी 5 5। yes 5, that is nothing but b। b union c? सी सर 5 ओके, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा a, इसका आंसर b। b union c will be c, क्योंकि इन दोनों का आपको चाहिए बेसिकली यूनियन, तो 3,6। ठीक है, e इंटरसेक्शन f ई कितना हो जाएगा? yes it will be e only। b इंटरसेक्शन e नल 5 बी 5 that is b और 5। a minus c 1 2 4 5 1 2 4 5 yes a minus c will be 1 2 4 and 5। okay, d minus e 1 2 3 1 मतलब 2 3 बेसिकली d बोल सकता हूँ पूरा, हाँ सर क्योंकि देयर इज नो एलिमेंट इन d जो e में रिपीट होता हो, तो d minus e will be d। e इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट 5 5 5 yes, क्योंकि f कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 1 2 रहेगा। 1 2 का 6 के साथ इंटरसेक्शन दैट इज नथिंग, तो ये हो गया 5। व्हाट अबाउट f कॉम्प्लीमेंट? 1 1 2 1 and 2। ठीक है, तो आई सपोज इनमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम था नहीं, सबको इजीली पता है ये सब चीजें। इनमें किसी में कुछ डाउट किसी को? No, sir. चलो ठीक है, नाउ अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप लोग सॉल्व कर लेना, वो एज अ होमवर्क ले लो इसको। थोड़ा सा लेंदी है, सिर्फ आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इजीली मिल जाएगा। फोर्थ आप लोग चेक कर लेना बस। चलो अब थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ, विच इज प्रोबेबिलिटी को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने खाली ये देखा कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए कौन कौन से टर्म्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी में कैसा है कि दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट अपने पास होता है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो आप लोग भी यूज करते हो, जो आपने अब तक यूज किया होगा आई सपोज। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसको आप सिंपल सा बोलते थे, probability of an event, probability of an event is nothing but equals to number of favorable outcome, number of favorable outcome upon total numbers of outcome, total numbers of outcome। जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, लेट अस से आपने एक डाई को थ्रो किया, डाई को थ्रो करने के बाद व्हाट आर दी चांसेस ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। ठीक है, तो जो फेवरेबल इवेंट हुआ वो क्या हो गया? इवन आना। एंड टोटल तो आपको पता ही है बेसिकली। तो मुझे बताओ कि डाई को थ्रो करने पे चांसेस ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर का वैल्यू आप कितना बोलते थे? 1 by 2 1/2।
और इसको निकालने का टेक्निक यही था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो जाएंगे, 3/6 बेसिकली। हाँ सर। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं, यस, इसी चीज को हम बोलते हैं बेसिकली क्लासिकल डेफिनेशन। बहुत जगह हम इसको यूज करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे क्लासिकल डेफिनेशन वर्क नहीं करेगा, तो उन केसेस के लिए हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ अलग से कंडीशंस बना के रखे हैं, जिनको डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन कंटेंट जो चैप्टर का है वो वही पार्ट है, बट ऑब्वियसली बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली इस पार्ट से भी आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसलिए हम इस पार्ट को थोड़ा केयरफुली डिस्कस भी करेंगे और इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स होती हैं, मैं आपको दोनों टर्म्स का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनको समझना। मे भी आपने शायद सुना होगा ऑड्स इन फेवर, और दूसरा टर्म होता है आपके पास ऑड्स अगेंस्ट। क्या ये टर्म सुने हुए हैं? चलो, मे बी मैं बोलता हूँ कहाँ पे आपने शायद सुना हो, जैसे क्रिकेट मैच देखते हो, तो क्रिकेट मैच में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा कमेंटेटर बोलता है या फिर लिखा हुआ भी आता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ दिस टीम इज दिस। ठीक है, अब वो ऑड्स इन फेवर क्या होता है बेसिकली, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो टीम का जीतने का आपके पास चांस क्या है, या फिर वो जो मैच चल रहा है वो किसकी तरफ फेवरेबल है, इसको हम बोलते हैं ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट। डेफिनेशन काफी सा है, देखो यहाँ पे सब करो, आपके पास प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर रहे थे, जिसका वैल्यू आया आपके पास m अपॉन m प्लस, ये आपका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब अगर मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा है m अपॉन m प्लस n, तो क्या फेवरेबल इवेंट जो है उसका वैल्यू तो m हो गया, और टोटल इवेंट का वैल्यू कितना हो गया, m प्लस n। हाँ सर। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है उसका वैल्यू m हो गया, और जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम दैट इज फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, उसका वैल्यू आपके पास m हो गया। सो क्या प्रोबेबिलिटी के इस फॉर्मूले से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, m डिनोट्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये आपका m हो जाएगा, और जो n है उसको मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, बोल सकते हैं ना ऐसा, नंबर हाँ ऑफ सर। अनफेवरेबल आउटकम। अब यहीं से इसका अपने पास डेफिनेशन आता है और यहीं से फॉर्मूला बनता है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर का आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम। इनडायरेक्टली अगर मैं इसको बोलूं तो इट इज नथिंग बट m अपॉन n, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है बट प्रोबेबिलिटी से लिंक्ड कुछ चीज है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे ऑड्स इन फेवर। अब एक सिंपल चीज समझो, अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ अनफेवरेबल से ज्यादा होंगे तो इवेंट बोलू आपके फेवर में रहेगा, हाँ सर। इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑड्स इन फेवर। ठीक है, ऑड्स इन फेवर का मतलब ही वही हुआ कि जब आपके पास आपका इवेंट में फेवरेबल चीजें ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अनफेवरेबल, तो इसको हम बोलते हैं ऑड्स इन फेवर। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी नहीं पूछता, उस इवेंट में पूछ लेता है कि बताओ ऑड्स इन फेवर क्या है, तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकाल देना है। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद जो उसका न्यूमरेटर है वो आपका बन जाएगा फेवरेबल, डिनोमिनेटर बनेगा टोटल दैट इज फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल विच इज दिस वन, तो वहां से आप अनफेवरेबल का वैल्यू निकाल सकते हो, वहां से आपको ऑड्स इन फेवर मिल जाएगा। नाउ इसी का एग्जैक्टली अपोजिट ये होता है ऑड्स अगेंस्ट, दैट इज नथिंग बट n अपॉन m, मतलब आपके पास अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, ये हो जाएगा आपके पास ऑड्स अगेंस्ट बेसिकली। नाउ इसका यूज कहाँ पे आता है, आपको पता है कि जब m अपॉन n में या m अपॉन n का जो रेशो होगा फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल का, अगर ये रेशो 1 से बड़ा हुआ, इसका मतलब तो ये है कि जो इवेंट है वो आपके फेवर में चल रहा है। ठीक है, देयर इज वेरी हाई चांस कि आप जीतोगे या आपके फेवर में आंसर मिलेगा आपको, बट अगर ये रेशो 1 से छोटा हुआ तो बेसिकली आपके पास जो इवेंट आप ले रहे हो वो इवेंट आपका फेवरेबल नहीं है, इट इज बेटर कि उस इवेंट को आप क्विट कर दो। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबने कसिनो सुन रखा है? हाँ कैसीनो। यस सर। हाँ, कसिनोस, ठीक है, जहाँ पे बेटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, ये सब चीज चलती है बेसिकली। काफी हद तक इट इज इलीगल बट कुछ कुछ पार्ट्स में इट इज लीगल आल्सो। नाउ अब आप खुद सोचो कि कसिनो में बेटिंग और गैम्बलिंग होती है, सो ऑब्वियसली बात है कि लोग जीतते हैं तो कोई ना कोई हारता भी होगा, और अगर कोई नहीं हार हाँ रहा तो सर। ऑब्वियसली कसिनो हार रहा है बेसिकली। तो कसिनो ऐसा क्यों करेगा?
कैसीनो पैसा बांटेगा क्यों अननेसेसरी, बट इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर वो खाली बांटता है तो उसका नुकसान होगा, बंद हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो कसिनोज में जो भी इवेंट बनते हैं ना, वो सब यहीं से डिसाइड होते हैं, ठीक है। वो इवेंट आपको ऐसे बनाते हैं कि आपको दिखेगा कि नहीं इवेंट प्रॉपर नॉर्मल चल रहा है, बट वो इवेंट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स उनके फेवर में होते हैं। मतलब भले ही आप कितना भी जीत जाओ, बट ओवरऑल जो बेनिफिट होगा वो कसिनो को ही होगा। वो इस नंबर थ्योरी पे डिसाइड होता है, हमेशा ऑड्स इन फेवर कसिनो के फेवर में होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए उनको सर्वाइवल मिलता है बेसिकली, वो पूरा नंबर गेम होता है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकली आप आउटकम प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट आपका जो भी आउटकम होगा, उस आउटकम का लॉजिक, उस आउटकम के पीछे जो थ्योरी है, वो पूरी ऑड इन फेवर्स की थ्योरी होती है बेसिकली, ठीक है। अब इसको हमको एज अ एग्जाम्पल, हमको एज अ क्वेश्चन कैसे यूज करना होता है ये समझना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिख रहा हूँ, इसको एक बार समझते हैं, जिससे आपको ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट का वैल्यू मिल जाएगा। सो इफ अ डाई इज थ्रोन, if a die is thrown and A denotes the event of getting a odd number, चलो odd भी नहीं, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, या कॉम्प्लिकेट नहीं बोलूंगा। A denotes a event of getting a number which is multiple of 3, which is multiple of 3. Now find odds in favor of A, फाइंड ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझोगे। सबसे पहले मैं ए को डिफाइन करूंगा, या उससे पहले मैं एस को डिफाइन करूंगा, ठीक है। एस मतलब सैंपल स्पेस अपना। सो अगर मैं सैंपल स्पेस को डिफाइन करूं तो हमने डाई थ्रो किया है, मतलब यहाँ पे हो गया अपने पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया अपना सैंपल स्पेस। ए इवेंट क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 एंड 6। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूँ, ठीक है, पहले मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, बिकॉज उसकी हेल्प से ही हम लोग ऑड इन फेवर या ऑड अगेंस्ट की बात करेंगे। सो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये कितना होगा? 1/3 यस, 1/3 इज नथिंग बट 2/6। ये आपने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, जस्ट
सो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बेसिकली गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 विच इज 1/3। अब मुझे ये बताओ, जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया तो आपको दिख रहा होगा कि जो फेवरेबल इवेंट का चांस है वो है 1 और जो अनफेवरेबल का चांस है वो कितना हो जाएगा? बोलो। 2। 2। यस, अनफेवरेबल का वैल्यू अपने पास क्या होता है हमेशा? टोटल माइनस फेवरेबल। टोटल इज 3 एंड फेवरेबल इज 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये आ गया आपके पास 2। नाउ अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि आपको पूछा गया था ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या हो गया? ऑड्स इन फेवर का मतलब हुआ फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। सो इसका वैल्यू आपके पास आ रहा है 1/2। 1/2 जो है डेफिनेटली 1 से छोटा है। मैंने आपको अभी बताया कि ऑड्स इन फेवर अगर 1 से छोटा है तो वो इवेंट आपके फेवर का बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको आप गैम्बलिंग कैसे कर सकते हो ये समझो। आपने क्या देखा कि यार ठीक है, एक दाएँ है, नॉर्मल है, तो ऐसे कोई बाउंडेशन तो आपके पास एक ही नंबर आएगा, आपके जीतने का चांस इक्वल है। इसलिए आपके चांस इक्वल नहीं था क्योंकि मैंने कंडीशन क्या रख दी कि आप जीतोगे सिर्फ तब जब आपका मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। मल्टीपल ऑफ 3 उसमें 2 ही So, दिशा मुझे होस्ट बनाओ। बिकॉज़ ऑफ नेटवर्क इश्यू मैं किक हो गया था। सो प्लीज़ मेक मी होस्ट इफ यू आर ऑनलाइन। ओके, एम आई ऑडिबल टू रेस्ट ऑफ यू? यस सर। यस Yes, सर। sir. सर Yes, sir. लगता है दिशा लेक्चर ऑन करके चली गई। Yes, sir. ऑफलाइन हो गए सर। Offline हो गई sir. ऑफलाइन तो सुबह था लेक्चर। हाँ सर। चलो रुको, सर अभी क्या मुझे करें? कुछ करना पड़ेगा। रुको रुको, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, टेंशन मत लो।
हाँ, सो फाइनली आई एम बैक। चलो, सो ऑड्स इन फेवर जो हमने सॉल्व किया, ये सबको समझा 1/2 जो वैल्यू आया इसका मतलब क्या था और इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली। दिस 1/2 वैल्यू डिनोट्स कि ऑड्स इन फेवर आपके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ऑड्स इन फेवर क्या होता है ना, आप 1 के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हो। 1 होने का मतलब ये है कि इक्वल है, वो जो इवेंट चल रहा है वो हो भी सकता है, नहीं भी, वो आपको सपोर्ट कर भी सकता है, बट अगर 1 से छोटा हुआ दैट सर्टेनली मीन्स कि आपके फेवर में ऑड्स नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर ऑड्स इन फेवर 1/2 है तो मुझे बताओ ऑड्स अगेंस्ट कितना होगा। 1/2 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा ऑड्स अगेंस्ट, क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट में क्या होता था कि फेवरेबल अनफेवरेबल ऊपर आता था, फेवरेबल नीचे आता था, तो ऑड्स अगेंस्ट जो है वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब दिस इवेंट इन इज बेसिकली अगेंस्ट योर यू कैन से जो भी आप खेल रहे हो इवेंट कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को हेल्प करता है किसी भी इवेंट को डिसाइड करने के लिए कि ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट क्या है। अब तक जो आपने पार्ट पढ़ा था वो यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड था प्रोबेबिलिटी तक, उसमें एक स्टेप नया ऐड हो गया कि अभी आप ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट पे भी कमेंट कर सकते हो। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट को फाइंड आउट कैसे करना है, इसमें किसी को प्रॉब्लम कुछ, एनीवन? नो सर। नो सर नो सर। ठीक है। सो मेनली जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी तक ही रहेगा, बट अगेन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया भी गया ऑड्स इन फेवर तो उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी, जो प्रॉपर प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। एंड इस चैप्टर का खास बात क्या होता है एग्जाम में भी और ऐसे पढ़ते हुए भी, कि इसमें क्वेश्चंस का जो लेंथ होता है वो काफी बड़ा होता है, बट सोल्यूशन 1 या 2 लाइन का ही रहेगा आपके पास, क्योंकि सोल्यूशन विल बी प्योरली लॉजिकल। वहां पे कोई कैलकुलेशन हार्डली एकदम इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको सिंपल सा सिर्फ उसका लॉजिक डिराइव करना है और उसका आंसर देना है बेसिकली, ठीक है। नाउ अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ सॉल्व कैसे करोगे। एक बार सब लोग क्वेश्चन रीड कर लो, फिर इसका आइडिया डिस्कस करते हैं। सर हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखना। उसने क्या बोला, एन ओल्ड मैन while dialing a 7-digit telephone number after having dialed the first 5 digits suddenly forgot the last 2 digits, but he remembered that the last 2 digits were different. On this assumption,
he randomly dials the last 2 digit, what is the probability that the correct telephone number is dialed? अब मुझे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो और मुझे बताओ कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे और क्या इसका लॉजिक रहेगा। सर ये तो पीएनसी का भी हो गया ना? हाँ, काइंड ऑफ पीएनसी का हो गया, और पीएनसी और प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करते हैं। हाँ तो सर, yes, लास्ट के PNC भी बोल दो डिजिट हाँ। में 10 into 9 90 हो जाएगा, 1/90 हो जाएगा। 1/90 हो जाएगा। ओके, सो ठीक है, करेक्ट है। एक्चुअली कुछ है नहीं, इतना सही क्वेश्चन था बस खाली। बाकी लोगों को समझा इन्होंने क्या बोला? क्वेश्चन क्या था पहले उसको समझ लो, और फिर जो सिद्धेश ने आंसर बोला है वो करेक्ट है। वो करेक्ट कैसे है वो देख लो। 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर था, जिसमें से स्टार्टिंग के 5 डिजिट तो उनको याद थे, ठीक है, ये जो 5 डिजिट थे ऑलरेडी याद थे। जो लास्ट के 2 डिजिट है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, बट उनको ये कंफर्म याद था कि जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, वो डिफरेंट है आपस में, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसने करेक्ट टेलीफोन नंबर डायल किया हो। तो आप क्या करोगे, आप पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालोगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस का मतलब क्या हो गया कि कितना पॉसिबिलिटी है, मुझे बताओ इस प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं, सेकंड लास्ट प्लेस पे। 10 और 9 0 से लेके 9 तक से 10 नंबर कोई भी आ सकते हैं। और जो नेक्स्ट प्लेस रहेगा उसमें कितने ऑप्शन? 10 9 नहीं, एक्चुअली 10 होते हैं, बट इस केस में 9 हाँ, 9 इस केस में 9 होंगे। 9 होगा। यस, इस केस में वहां पे 9 होंगे। द रीजन इज वेरी मच क्लियर, बिकॉज अपने को बोला गया था कि डिजिट्स वर डिफरेंट। तो टोटल आपके पास 90 केस चलेंगे। नाउ आपने जो 90 केसेस लिखे हैं, आउट ऑफ दीज 90 केसेस कोई एक ही करेक्ट केस होगा अपने पास, ठीक है। तो फेवरेबल केस क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली आप कमेंट कर दोगे फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/90। ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। अगेन जो मैंने बताया कि इस पूरे पार्ट में क्वेश्चन भले कितना भी लेंदी हो, लॉजिक से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर 1 से 2 स्टेप में बहुत इजीली मिल जाता है। सिर्फ यू हैव टू बी लॉजिकली करेक्ट, पीएनसी का प्रॉपर एप्लीकेशन आना चाहिए। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से इसका भी आंसर बताना मुझे। इसमें यह है कि हम लोग क्वेश्चन काफी जल्दी डिस्कस कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे इन सब क्वेश्चंस में। हाँ, इसके बारे में बताओ इस क्वेश्चन पे। 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line. Find the chances that the extreme fruits are both oranges. बताओ। चलो, प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि हम लोग टोटल और फेवरेबल दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टोटल की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे यहाँ पे? 7 7 या 7 फैक्टोरियल? 12 थोड़ा सोच के बोलो, कुछ रैंडम आंसर्स आ रहे हैं मुझे। 12 7 सॉरी, सर आपने पूछे क्या? मैंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे बेटा। अच्छा केसेस। यस, केसेस जो हम प्रोबेबिलिटी के लिए लिखते हैं विच इज फेवरेबल अपॉन टोटल, तो मैं उसका टोटल पूछ रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? सर ये इसमें सबसे पहले हम लोग वो सात वो बनाएंगे ना पोजीशन, हाँ, और फिर वो पोजीशन में लास्ट में तो ऑरेंज को प्लेस कर देंगे, फिर बचेगा 5 जगह। एप्पल के लिए नहीं। 5c 4 into 4 फैक्टोरियल, और ऑरेंज के लिए करेक्ट, जो आप अप्रोच बोल रहे हो ना, करेक्ट, वो अप्रोच इज ओके, बट वो अप्रोच फेवरेबल के लिए है। पहला मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि टोटल केसेस कितने बनेंगे, टोटल वेज कितने होंगे उनको अरेंज करने के, तो दैट शुड बी 7 फैक्टोरियल। सिंपल सा केस बोलूंगा कि अपने पास कैसा है ना, 4 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस है और इनको कहीं ना कहीं लाइन में प्लेस करना है। तो इट इज सिंपल एज कि मुझे 4 ऑब्जेक्ट या टोटल 7 ऑब्जेक्ट को लाइन में अरेंज करना है। 7 ऑब्जेक्ट्स को लाइन में अरेंज करने के वे होंगे अपने पास 7 फैक्टोरियल। नाउ अब जो आप बोल रहे हो फेवरेबल केस, अब मैं उसको लेके आता हूँ। फेवरेबल केसेस में क्या बोला गया है, आउट ऑफ दी 7 पोजीशन 3 4 5 6 एंड 7, आपको पता है कि फर्स्ट पे और लास्ट पे ऑरेंज आना चाहिए, ठीक है, और बीच में आपके पास एप्पल ऑरेंज कुछ भी आ सकते हैं। अब मुझे बताओ फेवरेबल के नंबर ऑफ कितने हैं? अब ये क्वेश्चन पीएनसी बन चुका है। फेवरेबल के नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? सो 5c 4 into 5c1 5c 4 into 5c1,
एक बार मैं लिखता हूँ, पहले इसको जस्टिफाई करते हैं। मैं लिख रहा हूँ 3C2 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। चेक करो जरा, 3C2 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। और अब मुझे बताओ ये जो मैंने लिखा है इसका लॉजिक क्या है? आपको बोला गया था कि जो एक्सट्रीम एंड है बेसिकली आपके पास दोनों सर लाइन का जो, हाँ बोलो। सर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। सर 3C2 मतलब 3 ऑरेंजेस में से 2 प्लेस ऑक्यूपाई करना है। 5 फैक्टोरियल Very good. मतलब 4 मतलब वो आपस में अरेंज हो सकते हैं जो बचे हुए एप्पल और ऑरेंजेस है, एक्सेप्ट द वेरी 2। गुड, और इंटू 2 यस, मतलब वो जो 2 ऑरेंजेस है वो भी आपस में अरेंज हो सकती है। परफेक्टली एक्सप्लेन, करेक्ट बोला बिल्कुल सोहेल ने। चलो बाकी लोग भी समझ लो। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई थी कि एक्सट्रीम एंड पे ऑरेंज होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने देखा कि मेरे पास कितने ऑरेंजेस थे। मेरे पास टोटल 3 ऑरेंजेस थे। मैंने 3 में से 2 ऑरेंजेस को सिलेक्ट किया बिकॉज एक ऑरेंज लेफ्ट एक्सट्रीम पे आएगा, एक ऑरेंज राइट एक्सट्रीम पे आएगा। तो 3 में से 2 ऑरेंज को सिलेक्ट किया। नाउ ऑब्वियसली बात है, 2 ऑरेंज को सिलेक्ट किया तो ये आपस में खुद को अरेंज भी कर सकते हैं ना। तो इनको अरेंज करने के वे क्या हो गए, इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो बीच के 5 हैं, क्या उन पे कोई बाउंडेशन है कि कौन कहाँ पे आना चाहिए? नो नहीं, सर। तो उनको आपस में अरेंज करने के वेज 5 फैक्टोरियल। तो ये अपना नंबर ऑफ फेवरेबल केस हुए। अब जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वो डायरेक्टली आप लिखोगे फेवरेबल अपॉन टोटल। 3C2 इज 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/7। यहां से मिलेगा आपको फाइनल आंसर, इट शुड बी इक्वल टू 1/7। देखो, एक सिंपल चीज ध्यान रखो, आपको दो ही कंडीशंस पे फोकस करना है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे और उसमें से फेवरेबल कितने होंगे। पीएनसी का जितना अच्छे से यूज कर पाओगे उतना आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अरेंजमेंट, सिलेक्शन, ये सब चीजें यहाँ पे आने वाली है। चलो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन, हाँ किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको सब लोग ट्राई करो एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करो। 3 पार्ट है इसके, तीनों पार्ट के आंसर बताओ। यू हैव 2 मिनट्स।
चलो इस पार्ट में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद कंफ्यूज हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पीएनसी। सो स्टेप बाय स्टेप देखना। सबसे पहले मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे जो एबीसी तीनों के लिए कॉमन रहेंगे। टोटल केसेस बता दो। 20C2 यस, इट शुड बी 20C2। ये आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, 20 में से किसी भी दो नंबर्स को आपको सिलेक्ट करना है। नाउ अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट केस में आपको बोला है सम इज ऑड। ठीक है, मुझे खाली इतना बताओ दो नंबर्स का सम ऑड आने की कंडीशन क्या होती है? एक इवन और एक ऑड होना एक और चाहिए। एक इवन। यस, वेरी गुड। एक ऑड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए। आउट ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स जो आपको दे रखे हैं बेसिकली, आउट ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, मुझे बताओ इसमें ऑड नेचुरल नंबर कितने होंगे और इवन नेचुरल नंबर कितने होंगे? ओके, आपको पता है कि सम ऑड चाहिए, मतलब एक ऑड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए। तो अगर मुझे एक इवन नंबर सेलेक्ट करना है तो उसका वे बोलूं 10C1, हाँ सर। और अगर एक ऑड सेलेक्ट करना है तो उसका भी वे 10C1। 10C1 इंटू 10C1 मतलब ये कितना हो जाएगा बेसिकली 100। नेक्स्ट मुझे बताओ 20C2 का वैल्यू कितना होगा? इट शुड बी 190। चेक कर लो एक बार। यस सर। हाँ, सो यहाँ पे जो आप फर्स्ट केस का प्रोबेबिलिटी निकालोगे दैट इज पी ऑफ ए, इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 100/190, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 10/19। एक बार चेक करो एंड मुझे बताओ ये फर्स्ट पार्ट समझा? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ अब फर्स्ट पार्ट अगर आ गया तो सेकंड पार्ट थोड़ा Sir, सा voice. वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ बेटा, सर रोबोट मत- वॉइस काफी ब्रेक हो रही है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अभी पूछो क्या पूछ रहे थे? सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर आ रही है। Yes, sir. Okay, चलो ठीक है। नाउ सम इज इवन। अब मुझे बताओ इवन की कंडीशन क्या होगी? ऑड और इवन इवन। सर या तो ऑड और या तो इवन इवन। यस, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों नंबर्स ऑड हो या फिर आपके पास दोनों ही नंबर्स इवन हो। नाउ अब इसको समझना। फर्स्ट केस अपना हो जाएगा कि मुझे दो ऑड नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो उसका कंडीशन हो जाएगा 10C2। कोई भी 10 में से दो ऑड नंबर सिलेक्ट कर लिए, या फिर पॉसिबिलिटी है कि 10 में से कोई भी दो इवन नंबर सिलेक्ट कर लिए, तो ये मेरा फेवरेबल केस होगा फॉर इवन नंबर। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10C2। 10C2 का वैल्यू कितना होता है? 10C2 का वैल्यू अपने पास हो जाएगा बेसिकली 45। 45 इंटू 2 इज नथिंग बट 90। सो ये आ गया फेवरेबल। अब नेक्स्ट जब आप P ऑफ B निकाल रहे हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज इवन नंबर, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 190 या 90/190, दैट इज 9/19। इसको आप एक अप्रोच से और भी कर सकते थे। देखो, जब दो नंबर्स को सम कर रहे हो तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि या तो सम ऑड आएगा या इवन आएगा। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है उसके अलावा? नहीं। तो आपने ऑड का आंसर निकाल लिया। ऑड का आंसर आया था 10/19। अगर मैं 1 में से ऑड का Negative. आंसर सब्ट्रैक्ट करूं तो बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए था? इवन का आंसर। वही है, चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर लो, ऑड प्लस इवन दोनों का सम आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक थर्ड पार्ट जो आपके पास था दैट वाज कंडीशन दिया था आपको सिलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम। मुझे बताओ व्हाट इज ट्विन प्राइम? Good. सॉरी, वापस से रिपीट करो। सर टू डिजिट नंबर दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए। 2 डिजिट होना कंपलसरी है या फिर सिंगल डिजिट नहीं हो सकता? सर दो प्राइम नंबर के बीच वाले। सर दो प्राइम बोला ना, ट्विन। दो नंबर आप सिलेक्ट करोगे और कहीं ना कहीं दोनों आपस में प्राइम होने चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है बेसिकली। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो बेसिकली जो ट्विन प्राइम है उसका मतलब सिंपल सा है कि आपके पास दो नंबर होने चाहिए और दोनों ही प्राइम होने चाहिए। अब मुझे बताओ 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर्स आएंगे?
11 13 ओके 8 स्टार्ट कहाँ से होगा? 7 3 से 2 2 2 ओके और 3 3 नेक्स्ट 5 इज 5 7 नेक्स्ट 11 7 11, 13, 11 13 17 19 17 एंड 19. 19 ठीक है यही होंगे। 90 अच्छा थोड़ा सा एक चीज समझना, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक भी आप लोग कर रहे हो। ट्विन प्राइम का एग्जैक्ट डेफिनेशन किसको पता है? व्हाट इज ट्विन प्राइम? क्योंकि इसका मतलब सिर्फ प्राइम का पेयर नहीं होता, इसका मतलब कुछ और होता है। व्हाट इज ट्विन प्राइम? किसी को एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है? टोटल नंबर इज आल्सो प्राइम। टोटल नंबर इज आल्सो प्राइम मतलब दोनों का सम बोल रहे हो बेटा? नहीं सर, जैसे 37 हाँ तो वो 37 भी दोनों नंबर प्राइम प्राइम है। हो गए, दोनों प्राइम हो गए वैसा। नहीं वैसा नहीं होता। ट्विन प्राइम की मतलब आपके पास क्या होगा ना, अगर आप दो नंबर्स का पेयर लोगे और उनका बीच का बनने वाला डिफरेंस अगर प्राइम आया तो उसको हम ट्विन प्राइम बोलेंगे। आई रिपीट माई सेल्फ, किसी भी दो नंबर्स का, दो प्राइम नंबर्स का पेयर, ठीक है, दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच का डिफरेंस इज आल्सो प्राइम, उसको हम ट्विन प्राइम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वो डिफरेंस 11 और 13 ओके 11 और 13 बोल सकते हो बिल्कुल। 2 और 5 बोल सकते हो, 3 और 5 बोल सकते हो। तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो भी आपके पास प्राइम आएगा बेसिकली, ठीक है। तो इससे ध्यान रखना कि आपके पास ट्विन प्राइम का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो भी नंबर्स हैं, प्राइम नंबर आपने सिलेक्ट किए हैं, उनके बीच का डिफरेंस शुड आल्सो बी प्राइम, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने केस बनेंगे? केसेस बहुत सारे होंगे और लॉजिक डायरेक्टली नहीं पता, तो मैं एक काम करता हूँ 2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 2 और 3 का पेयर ट्विन प्राइम बनेगा? नहीं सर, नहीं। 2 और 5 का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास 2 और 7 ये भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास 2 और 11 ये नहीं बनेगा। नहीं 2 बनेगा और 13 यस, 2 and 13 will be twin prime pair. नेक्स्ट 2 and 17 नहीं होगा, 2 and 19 ये हो जाएगा। ये समझे कैसे बनाए मैंने पेयर्स? नेक्स्ट अब 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 5 यस, 3 5 आपके पास उनका डिफरेंस आ रहा है प्राइम। 3 7 नहीं है, 3 11 भी नहीं है, 3 13 भी नहीं है, 3 17 भी नहीं है और 3 19 भी नहीं। समझे? 3 का सिर्फ एक ही पेयर आया आपके पास, 3 5। नेक्स्ट अपने पास 5 5 और 7 यस, 5 और 7 डेफिनेटली आपके पास पेयर बनाएंगे। 5 के अलावा बाकी और कोई नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों इवन है, सॉरी बाकी दोनों ऑड है। दो ऑड नंबर का डिफरेंस बोलूं हमेशा इवन आता है, हाँ सर। ठीक है, तो और कोई केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपके पास 7 11, फिर नेक्स्ट आपके पास 11 13, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 13 17, नहीं 13 17 भी नहीं आएगा, सर 13 19 आएगा ना डायरेक्ट? नहीं 13 19 भी नहीं आएगा, खाली इतना ही रहेगा। 13 नहीं 19 रहेगा का सर। डिफरेंस भी 6 हो जाएगा। यस आपके पास ये रहेगा। हाँ एक और आएगा लास्ट में, दैट इज 17 19, ये हो सकता है। सर 7 11 कैसे? 7 11, अरे हाँ 7 11 भी नहीं है, इनका डिफरेंस तो आपके पास 4 आ गया ना बराबर, इसको भी हटाओ हमने। ये 7 11 नहीं आएगा, इसको हटा दो, ये आपके पास डिफरेंस 4 हो गया। 7 का किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, हाँ 7 का किसी के साथ नहीं है। 11 का सिर्फ 13 के साथ और 17 का 19 के साथ, खाली ये कॉम्बिनेशन क्रिएट होंगे। सो टोटल अपने पास कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 8। 8 यस, तो यहाँ पे जो फेवरेबल केस अपने पास हो गए दैट इज 8 और टोटल केस तो अपने पास सेम चलेगा दैट इज 190। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी लिखूं दैट इज पी ऑफ इवेंट सी, तो उसका वैल्यू अपने पास आ जाएगा 8/190। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कैंसिल आउट करके, इट इज कमिंग आउट टू बी 4/95। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर होना चाहिए। तो ट्विन प्राइम वाला जो केस था वो समझा भी कैसे लिखा मैंने? हाँ सर, यस सर। ओके चलो एक केस और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन का एक पार्ट काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी रहेगा इसके बारे में। ट्राई दिस वन। इस क्वेश्चन को शायद पीएनसी में सॉल्व किया होगा, आई थिंक इस टाइप का तो किया होगा डेफिनेटली। A leap year is selected at random. Find the probability that it has 53 Sundays या फिर and so on cases दे रखे हैं आपको। Now what is leap year? सर जिसमें 365 डेज 360
सॉरी 366। यस 365 360 नॉर्मली होता है। अ लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 1 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, सो ट्राई करो एक बार। इसका केस हमने प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया था, अगर आपको वो कंडीशन याद होगा तो बहुत इजीली बन जाएगा, वहीं से लिंक होता है ये। अ लीप ईयर इज नथिंग बट द ईयर जिसमें एक एक्स्ट्रा दिन होता है। नॉर्मल ईयर कंटेन्स 365 डेज, लीप ईयर हैज 366 डेज बेसिकली। ओके, चलो ये कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो, बिकॉज थोड़ा सा मिस्टेक होता है इस क्वेश्चन में बहुत बार। लीप ईयर मुझे आप बता रहे हो ना, उसमें 366 डेज होता है। इसमें डेज का इंपॉर्टेंस कैसे है वो समझना। 366 डेज में से जो 364 डेज हैं ये अपने कोई काम के नहीं है। 364 डेज जो हैं ये अपने कोई काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके 52 वीक्स खत्म होते हैं। आपने सुना होगा कि साल में 52 वीक्स होते हैं हमेशा, ठीक है? तो हाँ, 52 वीक्स तो ऑलवेज कंप्लीट होते हैं, मतलब यहाँ पे हर एक डे को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल गया। अब बचा कितना है? बचा है आपके पास 2 एक्स्ट्रा डेज। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो इन एक्स्ट्रा डेज के लिए ही बात कर रहे हैं। जैसे उसने क्या बोला कि 53 संडेज, मतलब 52 संडे तो पहले ही आ गए थे, 52 वीक्स कंप्लीट है, एक एक्स्ट्रा डे जो है वो संडे आ जाए उसका चांस क्या है? तो बेटा एक सिंपल चीज ऑब्जर्व करो, जो आप ये 2 एक्स्ट्रा डेज बोलते हो, क्या ये 2 एक्स्ट्रा डेज मंडे और थर्सडे हो सकते हैं? या क्या ये 2 एक्स्ट्रा डेज ट्यूसडे और सैटरडे हो नो सकता है? सर, नो, क्यों नहीं हो नो सकता? सर। कॉन्सिक्यूटिव। यस, हमेशा 2 एक्स्ट्रा डे जो आएंगे वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, इस कॉम्बिनेशन को हम समझते हैं फिर आगे इसको एनालाइज करेंगे। मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, संडे मंडे, नेक्स्ट इज मंडे ट्यूसडे, नेक्स्ट इज ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे, नेक्स्ट इज थर्सडे फ्राइडे, नेक्स्ट इज फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। वापस संडे मंडे रिपीट हो गया। तो आपके पास टोटल यहाँ पे कितने केसेस बने? 7। यस, टोटल केसेस आपके पास 7 बने। हमको सब कुछ इसमें से ऑब्जर्व करना है। नाउ उसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उस लीप ईयर में 53 संडे हो। अब आप कॉम्बिनेशन देखो, अब देख के मुझे बताओ ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जिसमें संडेज आ रहे हैं? 2/7। यस, इट शुड बी 2/7, क्योंकि संडे मंडे और सैटरडे संडे, संडे खाली इन 2 दिन के साथ ही आ सकता है और किसी के साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट केस का अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2/7। ये सबको समझा सॉल्व कैसे किया? हाँ सर। ओके, नाउ सेकंड केस में बोला है 53 संडेज एंड मंडेज, मतलब कितने फेवरेबल केस रहेंगे? 1/7। Yes, it should be 1/7 because 7 was the total number of case, उसमें से एक ही अपना फेवरेबल था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड पार्ट में बेसिकली कि जो अपना P of B रहेगा कि 53 संडेज भी आने चाहिए और मंडेज भी आने चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब जो एक्स्ट्रा डे है वो संडे मंडे बन जाए। तो इट शुड बी 1/7। व्हाट अबाउट थर्ड केस? 4/7। 4/7 कैसे बेटा? 2/7। या तो 53 संडे या तो 53 मंडे ना, तो मंडे के 2 है और संडे के भी 2 है।
बट बेटा एक संडे मंडे का कॉमन भी तो है। अच्छा हाँ सर, तो 3/7 हो जाएगा। 3/7 हो जाएगा। यस, यहाँ पे देखो थर्ड Yes, sir, केस में 3/7. फेवरेबल एक तो संडे मंडे हो गया, एक मंडे ट्यूसडे बिकॉज इट कंटेन्स मंडे, एंड एक सैटरडे संडे। सिर्फ 3 ही केस हैं जहाँ पे या तो संडे आएगा या मंडे आएगा। सो बेसिकली थर्ड केस का जो अपना आंसर है वहीं पे मिस्टेक होता था, तो प्लीज बी केयरफुल। यहाँ पे जो आंसर होगा दैट शुड बी 3/7। मुझे बताओ तीनों केस के जो अपने आंसर थे वो सबको समझे? नाउ लीप ईयर के लिए खाली यही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको लॉजिक समझता है और ये लॉजिक आपको याद है तो लीप ईयर का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट किसी को भी? No, sir. नो चलो सर। ठीक है, नाउ सेशन को क्लोज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ, इनको ट्राई कर लेना, फिर इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सर वो 2 एक्स्ट्रा डेज में मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे बेटा पूरा बोलो वापस से, कंप्लीट आवाज नहीं आया मुझे। ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद आपने क्या बोला वो समझ में नहीं आया। सर वो ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा क्यों नहीं आएगा? नहीं आया ना, मतलब यहाँ पे देखो ना आप, जो भी होगा वो साथ में आएगा। लाइक मंडे ट्यूसडे हुआ, उसके बाद फिर या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं और हमेशा दिन कॉन्जिक्यूटिव चलते हैं, मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है, वो एक्स्ट्रा अलग से नहीं आ सकता। सो हमेशा कॉम्बिनेशन Okay, बनते हैं, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट किए कि या तो संडे मंडे 2 साथ में रहेंगे या फिर मंडे ट्यूसडे रहेंगे। हाँ, आप ये शायद सोच सकते हो कि सर हो सकता है कि साल का स्टार्ट किसी एक दिन से हो, एंड किसी एक दिन से हो, तो बेटा ऐसा नहीं होता कभी भी। कभी भी एक चीज ध्यान रखो, हमने जो 364 डेज बताए ना ये वाले, इसमें 52 डेज ऑफ एवरी यू कैन से वीक कंप्लीट होते हैं बेसिकली। मतलब यहाँ पे 52 टाइम्स संडे भी आ चुका होता है, मंडे भी आ चुका होता है, सब कुछ हो चुका होता है। अब इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो एंड कहाँ पे हुआ। मैथमेटिकली देखोगे तो अपने पास ये कंफर्म है कि 52 टाइम्स हर दिन आ चुका है। अब 2 दिन बचे हैं और वो 2 दिन बीच के नहीं है, वो 2 दिन कहीं ना कहीं एंड पे होंगे। अब वो 2 दिन जो भी होंगे वो ऑलवेज कंसेक्यूटिव होंगे, मतलब इसलिए हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं संडे मंडे मंडे ट्यूसडे वाला, ताकि हमको पॉसिबिलिटी दिखे। और वहां से हमने आइडेंटिफाई भी किया कि टोटल नंबर ऑफ केसेस 7 थे, बिकॉज देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज जिसमें हम इन डेज को डिवाइड कर सकते हैं हमेशा। चलो, Yes, sir. तो ये हाँ ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क। इस तीनों क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करना, फिर डिस्कस करेंगे। आई होप सबको कार्ड्स के बारे में आइडिया है कि कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे कार्ड यूज होंगे। सो कार्ड्स का बेसिक आइडिया है ना, कितने शेड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं? हाँ सर, हाँ। थोड़ा बहुत है. चलो ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ सर। चलो ओके, थैंक यू सर. बाय सर. बाय बेटा। सर सर टेस्ट Bye, में बेटा। डेफिनेट तक आएगा क्या? सर क्या हुआ बेटा? टेस्ट में डेफिनेट इंटीग्रेशन तक आएगा? टेस्ट में डेफिनेट नहीं, टेस्ट में इनडेफिनेट। अच्छा आप कौन सा वाला बोल रहे हो? जो 7th को रखा है वो वाला ना? ग्रैंड टेस्ट। हाँ सर. ग्रैंड टेस्ट में इनडेफिनेट तक बेटा, डेफिनेट नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ इनडेफिनेट तक, ठीक है? और डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा आएगा, वो कंप्लीट हो गया ना अपना बेटा, वो पूरा रहेगा। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन इनडेफिनेट, खाली वहां तक रहेगा अपने पास। सर वैकेशन कितने दिन का है? वेकेशन नहीं है आप लोगों का। सर एक चलो दिन बता देता हूँ, नहीं है थोड़ा बहुत। फ्रॉम 2nd ऑनवर्ड्स, 2nd से लेके 5th तक या 6th तक आपके वैसे वेकेशन है, बट सिर्फ मैथ्स का और बायो का लेक्चर होगा दिन में एक ऑनलाइन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं लेक्चर लूंगा तो अपन ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे प्रोबेबिलिटी उस वेकेशन में। मतलब टेक्निकली अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, मैं अनाउंस भी करूंगा ग्रुप पे। 4th को आपका कंप्लीट ऑफ रहेगा, ठीक है? 2nd, 3rd, 5th एंड 6th, इन 4 दिन पे आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे ओनली फॉर मैथ्स एंड बायो। दिन में 3 आवर्स का 2.5 आवर का एक सेशन बस खाली, बाकी सब पूरा दिन खाली रहेगा, डोंट वरी। सर ऑफलाइन होगा? नहीं नहीं, ऑनलाइन बेटा। ओके सर. बाय. चलो बाय बेटा। बाय सर। बाय।